बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई के 72 अरकान असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने का नोटिफिकेशन कलअदम कर दिया है और मामला दोबारा स्पीकर कौमी असम्बली को भेज दिया है। क्या पीटीआई का कौमी असम्बली में वापस जाने का ख्वाब पूरा हो जाएगा? और हाफिज साहब ने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल हाफिज आसम मुनीर साहब ने क्या भीड़ों के छत्ते में हाथ डाल दिया है? और इमरान खान के घर की तलाशी का मामला, क्या पंजाब हुकूमत पागल हो गई है? इमरान खान तो कह रहे हैं ना कि जनाब मेरा घर तो खुला हुआ है, 2 दिन से सहाफ़ी वहाँ बैठे हुए हैं, उनको विजिट करवाया हमने पूरे घर का। तो अगर वहाँ शर्पसंद नासिर होते तो फिर वो सहाफ़ियों को नज़र क्यों नहीं आ रहे? हमें लिस्टें दें जनाब, नाम प्रोवाइड करेंगे कौन से शर्पसंद हैं जहाँ छुपे हुए हैं। वो वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर साहब ने ये बयान दिया था कि वहाँ कुछ 30-40 के करीब शर्पसंद छुपे हुए हैं जो कोर कमांडर के घर पर हमले और दीगर जलाओ घराव के जो मामलात हैं उनमें मुलव्वस हैं। और हमने उनकी जो फ़ोन की लोकेशन वगैरह ट्रेस की है तो वो पता चला है कि वो यहीं पे हैं। तो और वो फिर वारंट शरंट वगैरह जनाब हम लेके जाएंगे, तलाशी लेंगे। और गुज़श्ता रोज़ गए भी ज़िले इंतज़ामिया के बड़े और पुलिस अफसरान, और उन्होंने टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो एसओपी कह लें आप, वो तय करने की कोशिश की है इमरान खान के साथ। असल में इसके पीछे किस्सा क्या है? किस्सा ये है कि इमरान खान साहब ने जो वहाँ सहाफ़ी जो जिनको विज़िट करवा रहे हैं, छतें भी दिखा रहे हैं और सारा कुछ, वहाँ जो सहाफ़ी मौजूद हैं उनके साथ मेरी बात हुई है। वो जो उनका रहायशी इलाका है वहाँ तो किसी को करीब भी नहीं फटकने दे रहे। यहाँ शक ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि वहाँ इमरान खान के कुछ दोस्त जो हैं वहाँ छुपे हुए हैं या शरपसंद हैं, वो वहाँ छुपे हुए हैं। वहाँ तक किसी की रसाई नहीं है। वो जो सर्वेंट क्वार्टर्स हैं, वेटिंग एरिया है, लॉन है, वहाँ कोई कमरे शमरे हैं, वहाँ तक सहाफ़ियों को जाने की इजाज़त है। वहाँ छत पे भी जाके देख सकते हैं। लेकिन जो जहाँ इमरान खान साहब रहते हैं वहाँ किसी सहाफ़ी को विज़िट नहीं करवाया गया, किसी को अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। ये मैं पूरे वसूख के साथ बात कर रहा हूँ, इतने ही यकीन के साथ जैसे मैं आपके साथ मुखातब हूँ। वहाँ किसी सहाफ़ी को अंदर ये, और इमरान खान साहब ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और पीटीआई के जो उनकी लीगल टीम है कि जनाब इमरान खान ने तो अपना घर खुला छोड़ा हुआ है। वहाँ अगर वही शरपसंद आपके अंदर घर के अंदर अगर छुपे हुए हैं तो उन्होंने बाहर लान में आके अपना दीदार क्यों करवाना है सहाफ़ियों को? तो वहाँ वो टीम गई है। वहाँ रौला भी ये पड़ा है, वो जो टीम है वो सर्च वारंट लेके गई है। अबहर गुल साहबा जो हैं, ये एंटी टेररिस्ट कोर्ट की जज हैं, उन्होंने ये 22 तारीख तक सर्च वारंट जारी किए हुए हैं कि 22 तारीख तक, 22 मई तक ये जो है वहाँ जाके सर्च कर सकते हैं, तलाश कर सकते हैं जिनके इनको तलाश है। और लेकिन उसमें मसला ये है कि उन्होंने तादाद मुकर्रर कर दी है सर्च करने वाले पुलिस अफसरों की। वो कहते हैं जनाब एक लेडी खातून होंगी और 2 पुलिस वाले होंगे। अब ये कह रहे हैं कि जितनी तादाद खातून ने लिखी है उसे एक ज़्यादा कर लें, 3 मर्द आ जाए, 1 औरत आ जाए, 2 मर्द 2 खवातीन, इससे ज़्यादा को हम इजाज़त नहीं देंगे। अगर अंदर आना है रिहायशी इलाके में, रिहायशी एरिया में, तो फिर ये नए सिरे से सर्च वारंट लेके आई ये। और जो हुकूमत है ये कह रही है जनाब हमें 400 बंदों के साथ वहाँ तलाशी लेनी है। तो वो कह रहे हैं नहीं जनाब, जो जज साहबा ने लिखा है उसी के मुताबिक। और फिर वो मेरी बात हुई है उनके वकील के साथ, अजहर सदीक साहब के साथ, तो वो ये कह रहे हैं कि हम इसको चैलेंज कर रहे हैं इनके तरीक़ाकार को। जो 400 बंदे लेके आ जाते हैं सर्च वारंट के मुताबिक आ जाए, हमें कोई इतराज़ नहीं, हम हाई कोर्ट जा रहे हैं। तो ये इशू है असल में। और ये पंजाब हुकूमत जो है ये बार बार दावा कर रही है। अब कैमरों के साथ अगर जैसे कि कल गए हैं वहाँ मीडिया मौजूद था, कैमरे मौजूद थे। अगर वो उनके घर के अंदर दाखिल होते हैं और जो कैमरे वाले साफ़ी हैं उनको भी अंदर ले जाते हैं और तलाशी लेते हैं और वहाँ से कुछ नहीं निकलता, तो फिर तो इससे ज़्यादा सुबकी क्या होगी कि पंजाब हुकूमत ने रौला डाला हुआ है इतने दिनों से कि वहाँ जनाब कुछ शरपसंद छुपे हुए हैं। तो और फिर एक ये भी बात की जा रही है कि जो इर्द गिर्द के घर हैं जो इमरान खान के अजीज़ हैं, करीबी अजीज़, तो वहाँ वो मुंतकिल कर दिए गए हैं वो लोग। मेरी जो मुतलका हकाम हैं उनसे बात हुई है तो वो कहते हैं जनाब हमारे पास पक्की इत्तला है कि वो लोग जो हैं यहाँ छुपे हुए हैं। 14 लोग फरार होते हुए उनका दावा है कि गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सीसीपीओ लाहौर ने
صدیق کمیانہ صاحب نے بھی، فلحال صدیق کمیانہ نے بھی یہ کہا ہے کہ جناب 8 بندے جو ہیں ایک دن پہلے گرفتار ہوئے تھے، 4 بندے بعد میں گرفتار ہوئے ہیں، 14 بندے وہاں سے فرار ہوتے ہوئے گرفتار ہوئے ہیں۔ اور یہ عمران خان صاحب یہ کہتے تھے نا لسٹ دیں، تو انہوں نے وہ کہتے ہیں ہم نے 2200 بندے جو ہیں افراد جو ملوث ہیں ان واقعات میں، ان کی فہرست جو ہے وہ عمران خان کے سپرد کی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں جناب حسان نیازی صاحب جو ہیں ان کے بانڈے یہ بھی یہیں شاید چھپے ہوئے ہیں، زبیر نیازی بھی یہاں چھپا ہوا ہے، مراد سعید بھی یہاں پہ ہے، حماد اظہر بھی یہاں پہ ہو سکتا ہے، یہ پولیس کا دعویٰ ہے۔ اور عمران خان کا جو یہ بات ہے نا، میں دوبارہ پھر یہ عرض کر رہا ہوں کہ جناب میرا گھر کھلا ہوا ہے، گھر کوئی نہیں کھلا ہوا، جو رہائشی ایریا ہے وہاں تو پرندہ پر نہیں مار سکتا، وہاں کوئی نہیں جا رہا، وہاں کوئی چاتی بھی نہیں پا سکتا، باہر پھر رہے ہیں وہ۔ اور باہر جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے باہر کیوں آنا ہے اگر وہ چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، روپوش ہیں، زیر زمین ہے۔ اور خان صاحب نے کہا جناب مجھے نہیں پتا وہ زیر زمین چلے گئے ہوں گے، مجھے نہیں پتا وہ کون ہے، کہاں ہے، کیا نہیں ہے۔ اب پنجاب حکومت کہہ رہی ہے کہ جو 2200 بندوں کی لسٹ ہم نے دی ہے، ان میں 807 بندے جو ہیں ان کی جرم کی نوعیت ہے وہ بڑی سنگین قسم کی ہے، اور وہ ظاہر ہے پھر وہ ان کا خیال ہے کہ وہ معاملہ جو ہے وہ کورٹ مارشل کی طرف لے کے جانا ہے۔ ہم نے جن لوگوں کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہونا ہے وہ کہتے ہیں وہ 807 کے قریب بندے بنتے ہیں۔ اب اس میں بھی بڑی جناب بحث ہو رہی ہے کہ جناب ان عدالتوں کو اختیار ہے یا نہیں ہے۔ وہی جو سیکرٹ افیشل ایکٹ ہے اور آرمی ایکٹ ہے 1952 کا، ان کے تحت ان کے پاس اختیار ہے۔ بہت ساری ججمنٹس، ایک نہیں بہت ساری ججمنٹس ایسی موجود ہیں کہ سویلین کا وہاں فیلڈ کورٹ مارشل جنرل جو بھی کہتے ہیں اس کو، کورٹ مارشل ہوا تو، اور عدالتوں نے ان فیصلوں کو برقرار رکھا۔ اب وہ 3-4 فیصلے جو ہیں وہ میں ہم آپ کو اسکرین پر دکھا رہے ہیں۔ ایک پی ایل ڈی 1975 سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ ایف بی علی کا کیس ہے۔ یہ بریگیڈیئر صاحب جو ہیں یہ ریٹائر ہو گئے تھے، اور ریٹائر ہونے کے بعد ان کا یہ کورٹ مارشل ہوا تھا، تو انہوں نے یہ نقطہ لیا تھا جناب کیونکہ میں ریٹائر ہو گیا ہوں اور 6 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے ریٹائر ہوئے، اس لیے مجھے سویلین کنسیڈر کیا جائے۔ تو عدالت نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے جناب اگر آپ کو سویلین بھی کنسیڈر کر لیا جائے تو آپ کا کورٹ مارشل ہو سکتا تھا، جو سزا ملی تھی وہ ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے پی ایل ڈی 1977، یہ جناب سیف الدین سیف والا کیس ہے اور بڑا مشہور کیس ہے۔ اور پھر پی ایل ڈی 2021 لاہور، یہ صفحہ ہے 296، یہ حسنین انعام والا کیس ہے۔ اس میں بھی جو نیچے والی ٹرائل کورٹ جو فوجی عدالت تھی اس کی طرف سے جو حکم نامہ تھا یا جو سزا تھی اس کو برقرار رکھا گیا تھا۔ اور پھر جناب شہرت بخاری والا کیس ہے 1981 کا، اور اس میں بھی لاہور ہائی کورٹ نے وہ فیصلہ برقرار رکھا تھا فوجی عدالت کا۔ اور پھر سپریم کورٹ کی ایک 2007 کی ججمنٹ ہے مشتاق احمد والی، اس میں بھی سپریم کورٹ نے بھی جو فیصلہ تھا ٹرائل کورٹ کا، فوجی ٹرائل کورٹ کا، وہ اسے برقرار رکھا تھا۔ تو پھر یہ نہیں کہا جا سکتا جناب کہ فوجی عدالتوں میں کیس جا نہیں سکتے، یہ حالات کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ ابھی جو عدالتیں کر رہی ہیں اعلیٰ جوڈیشری جو ہے پاکستان کی، سپریم کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ نے جو ریلیف دینے کا ایک کہہ لیں کہ مینا بازار لگایا ہوا کہ آئیں جناب جو بندہ بھی آئے مفت اٹھا کے لے جائے، انصاف جو ہے وہاں جو بندہ بھی آتا ہے، اور ایسے ایسے ریمارکس دے رہے ہیں۔ انوار اللہ پنو صاحب نے جو ریمارکس دیے ہیں انہوں نے تو یہ کہا کہ جناب یہ دیکھیں ان کو گھر بیٹھے ضمانتیں ملتی تھیں، اور ویسے انہوں نے ان کو بھی کہا ہے کہ جناب جو اقتدار کی مستندوں پر بیٹھے تھے وہ آپ ان کو بھگتنا بھی پڑے گا۔ تو وہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ جو کر رہے ہیں اب جو حکومت کر رہی ہے تو کل کو ایسے ہی حالات کا ان کو بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب ہم پہ تنقید کر رہے ہیں اور کل کو ہمارے پاس انہوں نے بھی یہ داد رسی کے لیے یا ریلیف کے لیے یا انصاف کے لیے آنا ہے۔ اور دیکھیں جناب اب عمران خان کے گھر سے کیا نکلتا ہے، وہ بہرحال وہ بھی کوشش کریں گے کہ سرچ وارنٹ، ظاہر اتنا بڑا گھر ہے اور وہ کہتے ہیں جناب 2 یا 3 بندے جا کے اندر سرچ کریں، جج صاحبہ کہہ رہی ہیں، تو وہ تو پھر جیسے عام بندے کے گھر میں سرچ آپریشن کرتے ہیں پولیس، تو اسی طرح کا ہونا چاہیے نا بیہیویئر۔ اور پھر جناب یہ جو کابینہ کا اجلاس ہوا ہے کیئر ٹیکر کیبنٹ کا، اس میں منظوری دی گئی ہے جناب ایک جج صاحب جو ہیں ان کے خلاف ریفرنس بھیجا جائے گا، اور وہ کہتے ہیں جناب وہ سہولت کاری کی ہے انہوں نے، یہ جو شرپسند ہیں ان کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ
वो जो रेफरेंस की बात हो रही है वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस मोहम्मद मीर भट्टी की बात हो रही है। मैंने पता किया है, वो लाहौर हाई कोर्ट के कोई जज नहीं है जिनके खिलाफ रेफरेंस पंजाब हुकूमत भेज रही है, वो लोअर कोर्ट के कोई जज हैं, सेशन जज की सतह के अफसर हैं, मे बी ATC के जज हों, और फिर जब उनके खिलाफ तो रेफरेंस हुकूमत भेज सकती है ना। ये जो इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतें हैं, खसूसी अदालतें, ये तो हुकूमत के ज़ेर एहतमाम ही, ज़ेर इंतज़ाम ही होती हैं, तो वो उनकी खदमात वापस भेज सकते हैं, रेफरेंस भी भेज सकते हैं, बता सकते हैं जनाब क्या वजह है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तो इस तरह का कोई मामला है। लेकिन ये जो लोग बड़ी खुशफहमी का शिकार हो रहे थे या गलतफहमी का शिकार हो रहे थे कि लाहौर हाई कोर्ट के किसी जज के खिलाफ या चीफ जस्टिस के खिलाफ पंजाब हुकूमत रेफरेंस भेजने वाली है, ऐसी बात नहीं है। बहरहाल यार ये जो मामला होता है ना, ये जो जजों का बड़ा हसास मामला होता है। मुनीर शेख साहब होते थे जज सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने मुझे एक दफ़ा बताया कि उनके कोई खिदमतगार थे, तो उनका कोई बच्चा था, वो 9वें 10वें स्केल में किसी महकमे में सरकारी मुलाजम था, और वो महकमा जो है वो तहलील कर दिया गया और ये पूल में भेज दिए गए मुलाजमी, और फिर एक एक दो दो करके चार चार करके मुख्तलिफ महकमों में उनकी तैनातियाँ की जा रही थी। वो कहते वो खतून आके रोई रोई मेरे पास, तो मैंने वो सिफारिश कर दी सलमान फारूकी साहब को। सलमान फारूकी शायद उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। वो कहते जब मुशर्रफ का दौर आया ना, तो जनाब उन्होंने एक इंक्वायरी जजों की शुरू की, और मुझे भी उन्होंने इस इंक्वायरी में मुझसे जो पूछा कि आपने ये सिफारिश की थी एक दफ़ा, तो पता ये चला कि सलमान फारूकी साहब ने बाकायदा नोट लिख दिया कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के फ़लाँ जज ने सिफारिश की है, और उसकी बुनियाद पे इस बच्चे को फ़लाँ महकमे में जो इसकी पोस्टिंग की जा रही है। तो ये जजों का मामला अब भी मेरा ख्याल है कुछ ऐसा ही बन रहा है कि अगर कोई सिफारिश होती है ना, तो अब वो शायद उन्होंने नोट शोट लिखने शुरू कर दिए हैं, और वो मंजर आम पे तो शायद नहीं लाएंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो लाया भी जा सकता है। बहरहाल मोहतात रहने की ज़रूरत है, मैं ये जजों को कह रहा हूँ। और अब जनाब आते हैं कि PTI का ख्वाब, क्या PTI जो है इसका ख्वाब पूरा हो जाएगा? असम्बली पहले तो बड़े शौक से ये निकले थे, अप्रैल 2021 में इस्तीफे देकर जनाब जी हम जा रहे हैं, हम इस असम्बली को नहीं मानते, ये और वो, और सब ने इस्तीफे दे, मुश्तरका इस्तीफे जनाब, सबके इस्तीफे आ गए। बाद में जो पहले जो इन्होंने तो कासिम सूरी साहब को दिए थे डिप्टी स्पीकर को, और उन्होंने मंजूर भी कर लिए थे, लेकिन राजा परवेज़ अशरफ साहब जब स्पीकर मुंतखब हुए थे, इन्होंने जनाब वो जो उनका आर्डर था कासिम सूरी का, उसको नहीं माना। उन्होंने कहा जनाब नए सिरे से मैं खुद देखूंगा कि ये कोई प्रेशर के तहत, दबाव के तहत तो इस्तीफे नहीं है। तो पहले तो उन्होंने इस्तीफे जो हैं वो रोकी रखे, फिर अचानक जनाब उन्होंने 35 से 1 35 से 1 इस तरह कर करा के सारे जितने भी इस्तीफे दिए हुए थे इन लोगों ने, वो सारे मंजूर कर लिए। फिर ये चीखे मारने लगे, अदालतों में आ गए जनाब हमारे इस्तीफे गलत मंजूर हो गए। पहले कहते थे मंजूर नहीं कर रहे, फिर कहना शुरू कर दिए हमारे इस्तीफे मंजूर क्यों कर लिए। लाहौर हाई कोर्ट में आ गए, शाहद करीम साहब जो हैं जज, उन्होंने स्टे कर दिया वो नोटिफिकेशन जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया था, उसको स्टे। ये फिर गए असम्बली में कि जनाब हम आ गए, उन्होंने कहा नहीं चलो दौड़ो, वो नोटिफिकेशन जो है वो मुअत्तल हुआ है। जो स्पीकर ने हुक्म जारी किया था, इस्तीफे मंजूर किए थे, और आपके इस्तीफे मंजूर करने के बाद आपकी सीटें जो हैं खाली डिक्लेयर करने के लिए रेफरेंस भेजा था इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिफिकेशन किया था वो स्टे हुआ है। मेरा आर्डर जो है वो अभी तक बरकरार है। अब इसका हतमी फैसला जो है, फाइनल जजमेंट जो है वो जारी कर दी है मिस्टर शाहद करीम साहब ने, और उन्होंने वो नोटिफिकेशन जो मुअत्तल था इलेक्शन कमीशन का वो भी कलअदम कर दिया, और मामला दोबारा रेफर कर दिया है स्पीकर को। यानी स्पीकर का जो हुक्म था इस्तीफे मंजूर करने वाला, वो भी कलअदम कर दिया। अब लेकिन ये बहाल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने ये साथ ये रखा है, बाल जो है फिर स्पीकर के कोर्ट में फेंक दिए, और उन्होंने कहा जनाब आप इनको दोबारा एक एक करके सुने, इंक्वायरी करें, फिर कोई फैसला करें। अब जो स्पीकर के पास दोबारा मामला चला गया है, तो आइन के तहत तो ये है कि अगर कोई बंदा इस्तीफ़ा दे देता है अपनी तहरीर के साथ, अपने दस्तखतों के साथ, तो फिर वो मंजूर हो जाता है, वो मंजूर ही तस्वर किया जाता है। लेकिन यहाँ इन्होंने कुछ मियार बनाए हुए हैं कि आप चेक करेंगे उसी का है, उसी के दस्तखत हैं, किसी प्रेशर के तहत तो नहीं दिया हुआ, इस तरह का कोई मियार इन्होंने वहाँ बना लिया हुआ है। तो अब फिर जो मामला है ये स्पीकर ही के हाथ में है,
स्पीकर चाहे इनको बुलाए और कहे जनाब ये आप झूठ बोल रहे हैं आप, उस वक्त तो आपने बड़ी खुशी खुशी इस्तीफ़ा दिया था, कोई प्रेशर नहीं था आप पे, चलो दौड़ो, कोई इस्तीफ़ा नहीं। हो सकता है 5-7 जो हैं वो इस्तीफ़े जो है नामंजूर भी कर दें स्पीकर। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि जनाब कल या परसों 10 दिन के अंदर अंदर फैसला करना है। स्पीकर साहब जो हैं वो बुलाएंगे, 70-72 बंदे अगर हैं पंजाब के, तो फिर वो 72 दिन तो लग ही सकते हैं, एक एक करके बुलाना भी शुरू कर दें तो 72 बंदे। और फिर ये भी हो सकता है कि 5 बंदे एक दिन बुला लें और फिर 5 बंदे अगले महीने बुला लें, इस तरह कर करा के कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकेंगे। बज़ाहिर जो आईनी पोजीशन है तो कहे ही करनी होवे तो जो मर्जी करी जा, जिद्दां लाहौर हाई कोर्ट वाले जिहड़े ने धड़ाधड़ रिलीफ दित्ती जा रहे ने पीटीआई नूं, जिहड़ा केस भी आउंदा रिलीफ, जिहड़ा केस भी आउंदा रिलीफ। ये तयशुदा अपने बनाए हुए जो असूल हैं उनसे रूगर्दा नहीं किए जा रहे हैं। नज़रसानी के मुकदमात में हमेशा ये होता रहा है। ये 5 साल पिछले आप रिकॉर्ड निकलवा लें, हमेशा ये कहते थे जनाब जो नज़रबंदी के अहकामात हैं डीसी ने जारी किए उनको आप चैलेंज करें, अर्जदाश्त पेश करें होम डिपार्टमेंट को, और फिर अगर वो भी आपकी बात नहीं सुनते तो फिर हमारे पास आएँ। अब ये धड़ाधड़ आंखें बंद करके स्टीरियोटाइप आर्डर जारी किए जा रहे हैं। जो भी आते हैं जनाब 70 बंदे एक दिन रहा कर दिए, 40 एक दिन रहा करने का नज़रबंदी ख़त्म कर दी, 10 एक दिन नज़रबंदी ख़त्म कर दी, 17 ख़वातीन जो हैं उनकी एक ही दिन एक ही पेशी पे सारे जो उनकी नज़रबंदी के हुक्म थे सारे कलअदम करके इधर मारे उधर मारे। तो लेकिन बहरहाल जो भी है अब ये स्पीकर के हाथ में है। और ये जो इनका ख्वाब है ना कि जनाब हम वापस चले जाएंगे और फिर जो केयर टेकर गवर्नमेंट बनेगी उसमें हमारा किरदार हो जाएगा और जो अपोजिशन लीडर हैं रियाज राजा साहब उनको बदलवा लेंगे हम, ये उन्होंने नहीं होने देना। हाँ, अगर कोई सुलह साला हो जाती है, मामलात मसालत की तरफ चले जाते हैं, कुछ बात हो जाती है अंडरस्टैंडिंग के साथ, फिर मे भी कुछ कर लें। लेकिन जो उन्होंने राजा रियाज के साथ वादे शादे किए हुए हैं उनको भी तो उन्होंने नहीं तोड़ना ना। रियाज फतेहाना साहब इसमें दरख्वास्त गुजार थे ना। अब बाज़ार जिनके हक़ में फ़ैसला हुआ है उनमें फवाद चौधरी साहब भी हैं, हमाद अज़हर साहब भी हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब भी हैं, शफ़कत महमूद साहब भी हैं, ये लोग हैं। लेकिन अब उन्हें स्पीकर के पास जाना पड़ेगा, जाके तरला तुरला मारेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बहरहाल ये आने वाला वक्त बताएगा। ये बहरहाल फ़ैसला जो है ना ये स्पीकर के हाथ में है, ये हुक्मरान जमातों के हाथ में है। स्पीकर ने वही करना है ना जो पीडीएम वालों ने कहना है और पीपल्स पार्टी वालों ने कहना है। अच्छा, अब आते हैं ना उस बात की तरफ कि हाफिज़ साहब ने बिड़ों के छत्ते में हाथ डाल दिया हुआ है। ये जो कोर कमांडर्स की खुसूसी मीटिंग हुई ना उसमें मैंने कल भी जिक्र किया था कि उन्होंने कहा जनाब जो भी सामने आए ना उसको रगड़ दो। अब ये भी इतला है कि कुछ लोग जो हैं जो ये इन मामलात में मुलव्वस हैं और वो रिटायर्ड फौजी हैं, उनके घर वाले मुल्क से बाहर जाना चाह रहे थे तो उनको एयरपोर्ट पर रोक लिया गया, वापस भेज दिया गया और वापस भी फौजियों ने ही भेजा। और फिर अब एक जो इनकी एक साबिक फौजियों की जो तंजीम है वेटरन्स, अब वेटरन्स जो हैं उन्होंने जनाब बड़ी एक सख्त लबो लहजे में तंबीह जारी की है, प्रेस रिलीज जारी की है और हाफिज़ साहब को उन्होंने कहा है कि जनाब हाफिज़ साहब पहले भी जो रिटायर्ड फौजी हैं उनके बारे में उनके जो रिमार्क्स वगैरह हैं उनकी कार्रवाइयों को हमने देखा है और उनका जो रवैया है वो साबिक फौजियों के बारे में मौजूदा आर्मी चीफ का वो बड़ा जनाब कहते हैं जाराना है और खुली धमकी देते हैं। वो उनका जो भी रवैया है वो हम खुली धमकी तसव्वुर करते हैं और ख़बरदार करते हैं कि अगर फौरी इंसाफ ना किया गया तो तमाम रिटायर्ड फौजी जो हैं अपना आइनी हक़ जो है वो इस्तेमाल करते हुए इस वस्तायत के ख़िलाफ़ पूरे ज़ोर के साथ निकलेंगे और अपना हक़ जो है वो ले करेंगे। इस तरह की जो धमकी शमकी ये किसको धमकी दे रहे हैं? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। वो इसलिए कि ISPR पहले इन रिटायर्ड फौजियों के बारे में ये कह चुका हुआ है इस तंजीम से फ़ौज का कोई ताल्लुक नहीं है कि भाई मेरे आप फ़ौज के मामलात में मुदाखलत ना किया करें। आप इस प्लेटफार्म को फ़ौज के ख़िलाफ़ या फ़ौज में सियासत या दखल अंदाजी के लिए इस्तेमाल ना करें। ये पहले भी कहा था, उन्होंने वार्निंग दी थी जब हाफिज़ साहब आए उसके बाद। तो अब हुआ ये है, वो ये कहते हैं मरहूम आर्मी चीफ जनरल आसिम नवाज जंजुआ के अहले खाना को पंजाब पुलिस ने जनाब उनकी रहायशगाह से लाहौर कैंट से उठा लिया और रात भर हिरासत में रखा, इंतहाई ज़ालिमाना फेल है वगैरह वगैरह। और बैन अल-अक़वामी कन्वेंशंस जिन पर पाकिस्तान ने दस्तखत किए हैं। अच्छा, बैन अल-अक़वामी कन्वेंशन को बड़ा लेके आ रहे हैं ये जो PTI के हामी है ना, और ज़ल्मे खलीलज़ाद अपना एक
लुच तलने से बात नहीं आ रहा। उन्होंने कहा जनाब ये सियालकोट में जो आर्मी चीफ है पता नहीं कहाँ से उन्होंने एक बयान बना लिया और गटर लैंग्वेज इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल किए हुए हैं ज़ुल्फ़िकार खलीलज़ाद ने जनाब, कि ये हुकूक इंसानी की खिलाफ वर्जी और पता नहीं क्या जारहाना रवैया और फलां और ये वो इस तरह की बातें, जिस तरह की ये प्रेस रिलीज है इसी तरह के इल्ज़ाम तराशी हैं जैसे इसमें दी की गई है। अब वो जनरल आसिम नवाज जंजुआ साहब के अहले खाना कौन है? वो जो साबिक वज़ीर ख़ज़ाना थे ना, सलमान शाह साहब, वो उनकी बेटी है। वो कोर कमांडर, जिस दिन आग लगी है ना वहाँ 9 मई को, तो वो वहाँ पाई गई है। और जो जो ये नादरा शादरा के और कैमरों शैमरों की वो बनाते हैं, उनमें उनका चेहरा आ गया है, जियो फेंसिंग जो भी उसको कहते हैं। वो अब पुलिस जो है उनके पीछे है, ये उनको छुपा रहे हैं। तो पुलिस ने जनाब उनके वालिद साहब जो हैं सलमान शाह साहब और भाई जो हैं जरार अली शाह साहब, उनको उठा लिया। वो उन्होंने पूछा जनाब बताएं कहाँ हैं? तो खतीजा शाह साहबा जो हैं उनकी बेटी, वो यानी नवासी जो हैं उनकी जनरल आसिम नवाज जंजुआ की, वो जनाब आप छुपती फिर रूपोश हैं। वो पता ये चला है कि उमर शेख नामी किसी शख्स के घर उनकी इतलाह मिली कि वहाँ उनकी लोकेशन आई, तो वहाँ गए, तो वहाँ से वो पिछले दरवाजे से निकल गई। अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुई है। तो सरकारी वकील ने भी अदालत में, हाई कोर्ट में कहा कि जब हम मामले को देख लेते हैं, अगर यही बात है कि ये लोग नहीं मुलव्वस, सलमान शाह वगैरह तो शरीफ आदमी है, तो अगर उनकी बेटी है तो हम इनको छोड़ देते हैं। तो ये कहते हैं कि पूरी रात हिरासत में रखा, फिर छोड़ दिया होगा उनको। तो ये अब हाफिज साहब जो हैं, मैंने कहा ना भीड़ों के छत्ते में ऐसे जो लोग हैं, अब हाफिज साहब को कई महाज पे लड़ना पड़ रहा है। वो तो शुक्र हुआ कि जो ये जो मामला हुआ है उसके बाद जो खसूसी इजलास हुआ कोर कमांडर्स का, उसमें हाफिज साहब को फ्री हैंड, वैसे तो आर्मी चीफ के पास बहुत इख्तियार होते हैं, लेकिन अगर तायद हासिल हो जाए तमाम कोर कमांडर्स की एक फैसले को, तो फिर ज़ाहिर है वो उस पर अमल करना आसान होता है। ये लोग बस ऐसे ही फड़फड़ाते रहेंगे, डंग मारने की कोशिश करेंगे, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है, बज़ाहिर हालात का पता कोई नहीं होता, बज़ाहिर ये लग रहा है कि हाफिज साहब अपने फैसले पे पूरी तरह डटे हुए हैं। फौज के अंदर बाहर रिश्तेदार ये वो किसी के साथ कोई रियायत करने के लिए तैयार नहीं है, ना सिर्फ हाफिज साहब बल्कि पूरी फौज। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।